हालांकि ये सवाल ही थोड़ा सा डाइसी सवाल है कि एक सही गुरु को कैसे ढूंढे। Be a genuine seeker, then you'll find genuine people. मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है कि हम घर जालिया अपना, जो हमारे साथ चले तो भी अपना घर जला के आए। कबीर ये बातें घर में रह के कह रहे हैं। वो आपका कंस्ट्रक्ट है, ईगो है। करेक्ट। तो वो सिंबॉलिक घर की बात कर रहे हैं। धर्म से आजकल लोग अध्यात्म की तरफ कहते हैं कि नहीं, इंटेलेक्चुअल लोग आध्यात्मिक होते हैं। क्या है इन दोनों का मायने, क्या है? धर्म असल में अध्यात्म ही है, और धर्म दो नहीं होते, धर्म एक ही है। तो योर रिलीजन और माई रिलीजन कैन नॉट बी दैट एक्सेप्ट। लेकिन लेबलिंग तो चलेगी। जब आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं तो आपको लेबल तो पहला वही लगाएगा। कि आम इंसान कॉन्शियसनेस को अगर एक्सपीरियंस लेवल पे लाना चाहे तो कैसे उसको जी सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं? पढ़ा लिखा ये सोचता है कि मैं अध्यात्म के बारे में पढ़ लूँ तो मैं आध्यात्मिक हो जाऊँ, पर ये पढ़ाई की चीज़ तो है नहीं। कई बार मैंने सुना है कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट डिजायरिंग, इट्स मोर अबाउट डिजर्विंग। एंड हाउ टू नो कि मैं उस लायक बन चुका हूँ? बस आपको उस लायक बनना है, अपने आप हो जाता है। अभी कुछ मॉडर्न सीकर या ज़्यादा टाइम ने उनकी बातें करते हैं, तो जैसे एक ओशो जी आते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति आते हैं, इनको लेकर क्या आपका इंटरेक्शन? सबको पढ़ा है मैंने। ओशो वॉज अनदर रेबल। तो मैंने देखा कि उनकी इमोशनल साइड को ज़्यादा लोगों ने कैश कर लिया है। इतना वर्लिंग तो तुर्की में मैंने नहीं देखी जितना कि ओशो आश्रमों में देखता हूँ मैं, जबकि उन्हें तमीज़ भी नहीं है कि कितने ट्वर्ल मारने हैं, और एक हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मारग साहब मिले, प्रेम कहाँ वे सोए। तो कबीरदास जी की ये दोहा, जिसके साथ आज की मैं पॉडकास्ट को शुरुआत करना चाहता हूँ, इसके साथ प्रेम के ऊपर और भी कई मेरे पास लाइन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक और लाइन बड़ा सुंदर है, आई एम नॉट श्योर कि किसका लाइन है। छिनही चढ़े छिनही उतरे, सो तो प्रेम न होवे, अघट प्रेम पिंजरे विष बसे, प्रेम कहाँ वे सोए। हाय, मेरा नाम राजेंद्र शाह है, और इस सीरीज़ में हम स्पिरिचुअल नॉलेज जो मुझे प्रिविलेज रहा, मुझे जानने को मौका मिला, सीखने को मौका मिला, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को सीख पाओ, समझ पाओ। मेरे जर्नी में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है और बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन अभी भी है। जिस एक इंसान जिससे मुझे प्रेम की गहराई समझ सीखने को मौका मिला, जिससे मुझे अध्यात्म की कोर वैल्यू को सिंपल लैंग्वेज में, स्टोरी के फॉर्मेट में सीखने को मौका मिला, जिसने मुझे जीवन में संतों को इंट्रोड्यूस किया, जिसने मुझे सूफीज़म के बारे में थोड़ा सा टेस्ट दिया, तो आज हम उन्हीं के साथ बैठे हैं। So, Hasnain ji, welcome to you on my podcast. Thank you, Rajinder, for inviting me, and I hope that whatever we are going to talk will be worth something to your audience, and it will add value to their knowledge and seeking. Thank you, Hasnain ji. Definitely it will. So, मेरे लिए हसनैन जी तो एक गुरु के समान है। मैंने उनको एज ए मेंटर, एज ए स्पिरिचुअल गुरु हमेशा देखा है, और मैं इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन कभी दिया भी नहीं है उनका। तो सर, आई विल लव टू नो अ ब्रीफ अबाउट यू, सो प्लीज़। ओके, मैं पेशे से तो एडवर्टाइजिंग का प्रोफेशनल हूँ। बाद में मैंने पिछला 7-8 साल अपना करियर का डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में लगाया, जो एसेंशियली ब्रांड और डिजिटल का नॉलेज ही है जो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, एक्सपीरियंस अपना। लेकिन मुझे लगता है कि थ्रू आउट माई एडवर्टाइजिंग करियर आई वॉज मिस्टेकिंग दोज क्रिएटिव किक्स फॉर स्पिरिचुअल किक्स। कोई चीज़ थी मेरे अंदर जो मैं शायद रेजिस्ट कर रहा था, और ऐसा करीब 10-15 साल तक चला। और लोग कहते हैं कि ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो मेरे लिए खाली दिमाग, वो खाली वीकेंड्स बॉम्बे में मुझे मिले जब मैं मुद्रा के साथ था। साल था 10-11 का, और जिस वीकेंड पे मैं दिल्ली नहीं आ पाता था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तो वो वीकेंड मेरा फ्री रहता था। फ्लिपकार्ट नई नई लॉन्च हुई थी, और तब वो सिर्फ बुक्स सप्लाई करते थे, और बहुत अच्छे से सर्विस थी उनकी। तो मैंने जो भी बुक्स मुझे स्पिरिचुअलिटी की
पढ़ने का मन था वो सब मुझे मिल गई, और वो वीकेंड्स मैंने उसको दे दिए। और पता नहीं क्या हुआ कि 6 महीने के बाद तकरीबन, ये बुक्स पढ़ने वाला सिलसिला बता रहा हूँ मैं, और करीब 1 साल मुझे हो चुका था, 11-12 महीने। तो एक सैचुरेशन आना शुरू हो गई, अब उसको कुछ भी कह लें हम, पर मुझे लगा कि मैं बहुत सैचुरेट हो रहा हूँ, और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ गई कि अब मुझे क्या करना है एडवर्टाइजिंग में, यहाँ तक तो देख लिया। तो बस उसके बाद फिर एक रिटर्न, और उसके बाद एक दौर ऐसा गुजरा कि जहाँ प्योर निकम्मापन जिसे कहते हैं, वो कहते हैं ना इश्क निकम्मा बनाता है, तो मैंने वो महसूस किया है, और सोचा ये 4-6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, फिर काम धाम करेंगे जैसे सब करते हैं। पर वो थोड़ा लंबा खिंच गया, 1-1.5 साल तक चला गया, और इस बीच में मैं एज ए रिचुअल इंटरव्यूज भी देता था, मिलता भी था, लेकिन एचआर शायद मुझे देख के समझ जाता था कि नो, इसका वो फायर नहीं है। तो वो दौर भी देखा, और क्या करना है ये भी पता नहीं था। और माय गुरु वाज इन अदर डायमेंशन, तो उनसे डायरेक्ट भी बात नहीं कर सकता था मैं, जब कहीं कोई सवाल पूछ लेता कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो फिर लाइफ कोचिंग, एनएलपी और ईएफटी और एलएनडी, इस लैंग्वेज में घुस गया मैं, कॉलेजेस में पढ़ाया, लगा हाँ शायद ये मेरी कॉलिंग है कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ एज अ कोच, एज अ ट्रेनर। तो कुछ वहाँ से धीरे धीरे फिर एक मोडालिटी ने जन्म लिया। तो अगर आप कहोगे कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं सेंट्स का जो विजडम है उसको वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स और एक्टिविटीज़, इमर्सिव लर्निंग टेक्निक्स से जो सेंट्स का जो विजडम है उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मेरी वर्कशॉप्स, आप कह लीजिए मैं स्पिरिचुअल ट्रेनर टाइप की कोई चीज़ हूँ, या स्पिरिचुअल कोच का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो आई एम नॉट ए बाबा, बट yes, I'm a mentor, you can say, आपने सही कहा, and people like you are benefiting from that wisdom. So इस बीच में मैंने कुछ बुक्स भी लिखी, तो उन बुक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसमें वर्कबुक का जो फॉर्म है, उसको भी मैं अपनी एक्टिविटीज़ में रोल प्लेज और डेमोन्स्ट्रेशंस की शक्ल में यूज़ करता हूँ ट्रेनिंग्स में। एंड यस, आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, सो प्रे फॉर मी। या सो डेफिनेटली। सो एक फ़नी ऑब्जर्वेशन मेरा आपको लेकर है, शायद मैंने कभी बताया भी था, कि जो हमारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु के नाम से आजकल मार्केट में ट्रेंड चलता है, तो उसमें 2-3 पैटर्न देखने को मिलता है कि एक तो वो अनमैरिड होते हैं, राइट, दूसरा आईआईटी बैकग्राउंड से होते हैं और तीसरा घर बार छोड़ देते हैं, राइट। बट आप तीनों को ऑपोजिट हैं, आप गृहस्थ में रहते हैं, आप शादीशुदा है, आपने किसी चीज़ को छोड़ा भी नहीं है, जॉब के साथ किया है, राइट। तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन कैसे, मुझे कबीर दास जी का एक दोहा याद आ रहा है, राइट, कि हम घर जाल लिया अपना, जो हमारे साथ चले तो भी अपना घर जला के आए। बट कबीर ये बातें घर में रह के कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब घर छोड़ नहीं रहे, ये मार्केट में रह के कह रहे, गृहस्थ में रहते हुए वो कौन सी घर जलाने की बात कर रहे हैं, जिस घर में, और आपके लाइफ में भी मैंने देखा कि आप पूरा गृहस्थ लाइफ संभालते हैं और फिर ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। देखिए, कबीर जिस घर को जलाने की बात कर रहे हैं वो आपका कंस्ट्रक्ट है, ईगो है, करेक्ट। तो वो सिंबॉलिक घर की बात कर रहे हैं, जिसने वो मैंने जलाया, वो मेरा नेचुरल नहीं था। जैसे मुझे फिलॉसफी का स्टूडेंट होना चाहिए था और मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा था, तो मैंने टीचर्स विस्की के लिए कैंपेन किए हुए हैं, जो अब मैं नहीं कर सकता, वो जला दिया है मैंने। मैंने बाद में कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में भी काम किया और ये कह के काम किया कि आई विल नॉट बी वर्किंग ऑन बूज ब्रांड्स। तो ये चेंज तो आया है, और उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। वो क्लियर मना किया मैंने पहले कि तुम्हारा बकार्डी और ये हाँ जो दूसरे ब्रांड्स हैं इनमें मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इफ यू आर ओपन तो मेरे को पेप्सी दे देना, मेरे को जो और तुम्हारे ब्रांड हो वो दे देना,
पर इन पे काम नहीं करूंगा मैं गया वापस, ऐसा नहीं, एडवर्टाइजिंग में भी मैंने कोशिश नहीं करी थी, पर बाद में समझ में आया कि नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता, तो वाकई जला है वो। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि खत्म क्या होता है और बचा क्या रहना चाहिए, करेक्ट। खत्म वो नेचुरल, जो अननेचुरल है आपके लिए वो खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल जलेगा, उसके जले बिना नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। जैसे अगर आप इस घर को नया शेप देना चाहो तो आपको ये शेप तो तोड़नी होगी, तभी एक नई शेप बनती है। तो ये तो क्लियर है कि वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन अंदर का होता है, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं इसका एग्जांपल एक देता हूं कि पीतल होते होते कैसे सोना बन जाता है पता नहीं चलता। आप आम आदमी से पूछोगे अगर दोनों सेम तो लग रहे हैं, लेकिन जो पारखी होगा वो समझ जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो स्पिरिचुअलिटी इज द क्वालिटेटिव चेंज इन यू, नॉट फिजिकल। वो दिखेगा नहीं, क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है कि वो इतना बड़ा हो गया तो अब बहुत कीमती हो गया, वहीं उतने में ही उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि वो 1000 गुना कीमती हो जाएगा, जैसे कि पीतल से सोना बनने पे हो जाएगा। वेट में आप देखिए तो कितना फर्क है दोनों का, क्वालिटेटिव चेंज है वो। सो स्पिरिचुअलिटी इज क्वालिटेटिव चेंज इन योर लाइफ। क्वांटिटेटिवली लगेगा अरे ये तो सेम है, उतना ही है, पर बहुत कुछ उसके अंदर बदल चुका होता है, एक नई लाइफ होती है वो एक नई जिंदगी आप जीते हैं फिर। तो यस, अब बात आती है छोड़ने की, और जो ये आपने भी बताया कि लोग गृहस्थ छोड़ देते हैं, ये छोड़ते नहीं है, वो छूट जाता है। और जो छोड़ रहा है वो नकली है, वो नकली है। जिसका छूट गया अपने आप वो असली है। तो सेंट किसी को नहीं छोड़ना चाहता है, लोग उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसके अंदर वो जूस नहीं रहता है जिनको चूसने की उनकी आदत है। जैसे चीनी खत्म हो जाए जब, तो चींटी छोड़ देती है उस मिठाई को या किसी चीज को, क्योंकि उसने उसका जो जूस था निकाल लिया, अब वो उसमें कुछ है नहीं। तो सेंट फिर दुनिया की जो ये मोह माया में जो लोग फंस के जो चीजें दुनिया के साथ कर रहे होते हैं वो उसको छोड़ देता है, तो वो उनके लिए जूस ही नहीं रह जाता। तो वो सोचते हैं कि इसमें कुछ मीनिंग ही नहीं है हमारे लायक, क्या इसको परेशान करना है। लेकिन जिसे आप जिम्मेदारियां कहेंगे या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उससे वो खुद नहीं भागता है। वो मतलब उसके अंदर वो इतना सैचुरेट हो जाता है, इतना वो फुल हो जाता है कि उसमें घुसने की किसी को जगह नहीं मिलती है। फिर वो सच्चा प्रेम जान गया है, वो किसी और से वो लौ लगा रहा है। अब वो किसी के बालों की और किसी के मेकअप की झूठी तारीफ नहीं कर पाएगा, जैसे कि आम लोग कर लेते हैं और सोचते हैं कि लाइफ ठीक चल रही है, क्योंकि उसको प्रेम दिख गया है। वो जानता है कि प्रेम क्या है। वो एक चिड़िया को 2 घंटे तक देख सकता है, पर वो शायद फीमेल में वो इंटरेस्ट अब ना रख पाए, क्योंकि वो एक जेन्युइन चीज से उसको लगाव हो गया है। अब वो नेचर को समझने लगा है। अब उसको ऊपर की ये जो सरफेस लेवल वाहवाही है या तारीफ है, या वो इससे ऊपर चला गया है। तो वो मतलब वो अप्रिशिएट करता है, लेकिन किसी और चीजों को करता है। तो वो चेंज अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझ में भी आया है। आई हैव ऑल्सो लॉस्ट मेनी गुड फ्रेंड्स हु वर सो गुड कॉल्ड एंड दे फाइंड मी नॉन इंटरेस्टिंग। तो वैसा सबके साथ होता है। सो हसनैन जी, हम सब बाय बर्थ जिस परिवार से आते हैं, तो बचपन से हमारे बर्थ होते ही बहुत सारा टैग हमें दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरी का, राइट। जिसमें जेंडर का टैग होता है, पहला टैग, राइट। दूसरा टैग रिलीजन का आ जाते हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो बाय बर्थ हमें एक रिलीजन का टैग मिलता है, बट जब थोड़ा सा हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, तो हम एक डिस्कवर करते हैं कि आध्यात्मिक कोई चीज़ है, एंड दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कंपेयर टू रिलीजन, राइट। सो अगर मैं आपकी विचार इस पर लूँ कि धर्म से आजकल लोग आध्यात्मिक की तरफ कहते हैं कि नहीं, इंटेलेक्चुअल लोग आध्यात्मिक होते हैं, थोड़ा सा अच्छे बातें करते हैं, धार्मिक है ये, आध्यात्मिक है, क्या है इन दोनों का मायने क्या है सर? देखो, धर्म असल में अध्यात्म ही है, और धर्म 2 नहीं होते, धर्म एक ही है। उसके एक्सप्रेशंस विद ज्योग्राफी विद टाइम फर्क हो सकते हैं। जिसे
भारत में ब्रह्म कहते हैं, हम्म, उसी निर्गुण निराकार को अरब में अल्लाह कहते हैं, करेक्ट। चाइना में कुछ और भी कहते होंगे। तो ये इतनी बड़ी बहस नहीं है, ये नोमेनक्लेचर का इशू है सिर्फ। अब बात आती है कि उसके जो अराउंड जो रिचुअल्स बनते हैं और उनमें जो डाइवर्सिटी आती है, और जो फिर रिचुअल माने फिर वो ऊपर से दिखावा भी शुरू हो जाता है और असली बात पीछे रह जाती है और कर्मकांड आगे आ जाते हैं, ये सब रिलीजन में होता है। तो इससे कोई रिलीजन बचा नहीं हुआ। करेक्ट। डिफरेंट टाइप की कुरीतियां बीच में आ जाती हैं टाइम के साथ, क्योंकि कोई रिलीजन भी 1000 साल से तो यंग नहीं है। 500 साल वाला हम कह सकते हैं सिखिज्म बचा हुआ है, उसमें भी कुछ ना कुछ आ गया होगा ऐसा। जब सिख से बात करेंगे आप तो बताएगा कि हाँ बहुत सी चीजें हम कंफर्टेबल नहीं है जो आ गई हैं, पहले नहीं थी। तो यानी 500 साल में इधर भी कुछ ना कुछ देखने को उनको मिल रहा होगा। तो योर रिलीजन और माई रिलीजन कैन नॉट बी दैट एक्सेप्शन। लेकिन लेबलिंग तो चलेगी। जब आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं तो आपको लेबल तो पहला वही लगाया जाए। हिंदू के घर में पैदा हुए हैं तो ब्राह्मण के घर में आप मुसलमान तो पैदा नहीं हो सकते। करेक्ट। वो होने ही नहीं देंगे ना, उनकी ड्यूटी बनती है कि आपको पहले तो हम वही लेबल देंगे जो हमें इनहेरिट किया है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक कोट है मौला अली का, डोंट इनहेरिट योर रिलीजन, डिस्कवर इट। नाइस। ही सेड अपने रिलीजन को इनहेरिट मत करो। ये बपोती नहीं है जो बाप से मिलेगी। आपके फादर रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल थे, दैट डजंट मीन यू आर स्पिरिचुअल। आपको डिस्कवर करना है कि आपका रिलीजन क्या होना चाहिए। nice. तो अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो कर्मकांड वाले जो रिचुअलिस्टिक डेड रिचुअल्स जिसे मैं कहूंगा, नॉट वर्किंग, इवन हैविंग दिस माइक एंड कन्वर्सेशन इज अ रिचुअल। You do it regularly with people. Correct. That means this is repetitive and this is a ritual. But if it is fruitful, then it is good, no? Yeah. So ritual is not good or bad. Its effectiveness decides whether it is meaningful or not. तो हर वो meaningful ritual जो religion ने preserve किया हुआ है, चाहे हजारों साल से preserve किया हो, if it is working, it is welcome. It is effective. अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग जो realize नहीं है, वो सोचते हैं कि जो हमें कहा गया है उतना करो, उसका बेनिफिट खुद ही आ जाएगा। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनमें रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी होती है, जैसे अभी आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग अध्यात्म की तरफ जाते हैं, वो फिर इस कर्मकांड वाले रूट से थोड़ा सा अपने आप को अलग मानते हैं कि नहीं यार, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, तो मुझे कुछ और तलाशना चाहिए। तो वो अपने ही रिलीजन को खोदते हैं और उसकी स्पिरिचुअल साइड को ढूंढते हैं। तो हर रिलीजन एसेंशियली एट द कोर स्पिरिचुअल है, और सबको सबसे पहले तो वही ढूंढना चाहिए कि तेरे घर के नीचे ही है वो खजाना, दूसरे के घर मत जा। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तब फिर आदमी कहीं और एक्सप्लोर करे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, आप रिचुअल में फंसे हो या वर्क कर रहे हो, क्योंकि रिचुअल किसी का काम था जिसकी नकल आप कर रहे हो आज। करेक्ट। ओके। उसका एक हॉलमार्क है, सेंट्स बताते हैं कि इफ you can answer 2 things, then you are home. Know what you are doing and why you are doing. If you can't answer these 2 questions, then you are doing a ritual. Stop doing it. आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो। Correct. और इसका क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, तो बाइक क्यों स्टार्ट करके खड़ी कर रखी है, क्यों पेट्रोल फूक रहे हो। अगर ये दोनों बातें आपको नहीं पता तो आप बाइक रोज स्टार्ट करके उसको ऐसे ऐसे हूं करते हो, उससे आप कहां पहुंचने वाले हो। स्टैंड तो आपने खोला नहीं अभी, कहां जाना है आपको पता नहीं है, क्यों जा रहे हो वो मालूम नहीं है। तो ये रोज तेल फूकने का एक्टिंग से क्या होने वाला है। आप कौन सा पटना और बिहार पहुंचेंगे इस बाइक से। नहीं। तो बेसिकली इस बाइक से कोई कभी बहुत दूर पहुंचता था, ऑफिस जाता था, रोज वापस आता था, उसको सैलरी मिलती थी। आपको क्या मिलेगा जब आपको कुछ नहीं पता कि ये बाइक कहाँ जाती है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे इससे क्या अचीव करना है, मैंने बाइक क्यों स्टार्ट करके रखी हुई है रोज सुबह सुबह। तो आप सोच सकते हो फिर तो सर अभी यहाँ क्या करेगा आपके लिए। हिंट दे रहे हैं कि ये बाइक कभी किसी के लिए ना सैलरी लेके आता था या हम काम करते थे। अगला सवाल मेरा यहीं से आ रहा है, थोड़ा सा और मैं डीपर जाने की प्रयास कर रहा हूँ।
तो अगर हम रिलीजन बोले या अध्यात्म बोले, जो भी बोले, व्हाटएवर, तो इसकी शुरुआत और एंड क्या, क्योंकि हम जेन जी वर्ल्ड से बात कर रहे हैं, राइट? पहला सवाल आता है क्या होगा इससे, राइट? व्हाट आई विल गेट। ट्रू। तो जब जैसे मैंने भी इस प्रोफेशनल लाइफ में इन चीज़ों को बहुत देखा, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस देखा, रिलेशनशिप में चैलेंज देखा, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट देखा, एंड ऑल दिस थिंग, देन आई थॉट कि चलो आध्यात्मिक इसका सोल्यूशन मिलते हैं। समहाउ मैंने कुछ मिला भी, नो डाउट। तो इसका स्टार्टिंग और एंड क्या है? इसका स्टार्टिंग और एंड एक ही है, दोनों ही सेम है। आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, करेक्ट। आपने मेरा इंट्रोडक्शन मांगा, हम दोनों ने अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपने लेबल्स के बारे में, यानी हमारे नाम सब बोले। क्या हम दोनों में से किसी ने बोला कि हम चेतना है, हम कॉन्शियसनेस हैं? नहीं। हम वही हैं। यही है अध्यात्म, यही अध्यात्म का लास्ट गोल। अपने आप को ये मानना कि मैं एक चेतना हूँ जिसको ये फिजिकल मेंटल रिसोर्सेज मिले हैं, जो ये किसी घर में पैदा हुआ है जिसकी वजह से उसको ये नाम मिल गया है, उसके कुछ स्किल सेट्स हैं जिसकी वजह से उसको ये काम दिया जाता है, इसको तनख्वाह दी जाती है, बट एसेंशियली मैं वो चेतना ही हूँ। जब आपको ये ख्याल घर कर जाएगा, आप पूरी तरह से मानने लगेंगे कि मैं सिर्फ एक चेतना हूं, बाकी सब कुछ मेरा ऐसा है जो टेम्परेरी है। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल गोल इज। जिसने इतने को प्राइमरी मान लिया, अब बाकी सब सेकेंडरी है कि मैं किसी का बाप हूं कि नहीं हूं, मैं किस कंट्री का सिटीजन हूं, मेरे और मैं गार्ड की नौकरी करता हूं, मेरा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं, मैं एक फादर हूं, एक हस्बैंड हूं, कुछ भी, एक वोटर हूं, जो भी है वो सब कुछ सेकेंडरी है। आप प्राइमरी, आप सिर्फ एक चेतना है। जिस दिन आपको ये महसूस होने लगेगा आप स्पिरिचुअल स्पेस में एंटर कर गए हैं, और उसका जो एंड गोल है वो आपके सामने है। अब आपको उसको जीना है एसेंशियली। उसके अलावा हम हैं क्या? ये पूरा जो इस ब्रह्मांड है, अंडा है ब्रह्म का, इसमें चीजें पैदा हो रही हैं। ये पूरी इस चेतना के अंदर ही सब कुछ पैदा हो रहा है। करेक्ट। कोई भी चीज, आप देखिए, आप भी पैदा हुए हो, हम सोर्सेज है, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू पैदा होते हैं। एक डॉग भी बच्चों को जन्म देता है, एक इंसान भी देता है, हम सब उसी की प्रोडक्शन है। लेकिन वो चेतना का जो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है वो तो है ना, उसको आप गॉड कह लीजिए, उसको कॉन्शियसनेस आज साइंटिफिकली हम बोल देते हैं, बट विद इन दैट उसी कॉन्शियसनेस की अलग अलग एक्सप्रेशंस हम सब हैं। तो आप अभी एक सेट ऑफ बिहेवियर्स में जीते हैं, आपको अपने नेचर का पता नहीं है। करेक्ट। जब आप अपने नेचर को जीने लगेंगे, विच इज एसेंशियली चेतना, कॉन्शियसनेस, आप आध्यात्मिक हो गए। सर आप हिंट तो दे रहे हैं कि हम चेतना है या कॉन्शियसनेस है, समहाउ आई गेट इट ऑल्सो, राइट? जैसे आप जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए चेतना, कॉन्शियसनेस एक वर्ड के अलावा कुछ नहीं, राइट? तो अगेन मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूँ कि आम इंसान कॉन्शियसनेस को अगर एक्सपीरियंस लेवल पे लाना चाहे तो कैसे उसको जी सकते हैं, देख एक्सप्लोर कर सकते हैं? ओके, देखो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको ये देखना है कि आप किस ज़माने में जी रहे हो, और जिस बात को हम चाह रहे हैं कि हम अचीव कर लें, जैसे चेतना की बात आई, इसको अचीव करने का भी कोई तरीका होगा। हम पीछे जाएंगे तो सेंट्स ने कुछ किया करके दिखाया होगा, तो हम उसको उनके हिंट्स को, उनके पाथ पे थोड़ा चल के शायद हमें मिल जाए। यही हमारे सोर्स हैं। स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, उसमें कोई हिंट ड्रॉप है, कुछ मैप है, तो ट्रैवल कर लेंगे उसको देख के। एक बड़ा ब्यूटीफुल सा वर्ड है इंग्लिश में जो बड़ा मजेदार है, इट्स कॉल्ड रियलाइजेशन। पढ़ा लिखा ये सोचता है कि मैं अध्यात्म के बारे में पढ़ लूं तो मैं आध्यात्मिक हो जाऊं, पर ये पढ़ाई की चीज तो है नहीं। देन व्हाट इज रियलाइजेशन? इज इट डिस्कवरिंग? कोई कैंती फावड़े से खोदेंगे हम तो कुछ निकल आएगा, ऐसे निकालने की चीज है? ये तो डिस्कवर करना है, खोदना है। क्या हम क्रिएट करेंगे कुछ कि ऐसा बन जाए? कुछ बनाना भी नहीं है। देन व्हाट इज रियलाइजेशन? रियलाइजेशन इज
realizing something which was always there. So it is like lifting this bottle. तो ये पिछले आधे घंटे से यहाँ पे टेबल पे है, मुझे खबर नहीं है, अचानक मुझे लगा कि अरे आई रियलाइज इट वॉज देयर. तो ये रियलाइजेशन की चीज़ है. लेकिन इतना भी करने के लिए हम इतना ऑन द रन हैं आज की डेट में कि इतना नीचे देखना हमें मुयस्सर नहीं होता है कि हम देख लें वो चीज़ जो हमारी नाक के नीचे पड़ी है उसी को रियलाइज कर लें. तो कॉन्शियसनेस ऐसी चीज़ है. तो इसको जैसे किसी सेंट ने कहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, जल में जैसे मीन है प्यासी, देख देख मोहे आवे हाँसी. तो ये ऐसी बात है कि मछली पूछ रही है कि तो हमारा कॉन्शियसनेस क्या है, पूछना ऐसा है जैसे कि मछली का ये पूछना कि पानी क्या होता है. तो सर जब ये इतनी करीब की बातें हैं, ये तो बस आँख खोलने की बातें संत लोग कहते हैं, राइट. ये तो तुम्हारे सामने ही रखा था, तुमने आँख बंद करके अपना बैठा था, राइट. तो फिर मॉडर्न सीकर जो है, जो कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हम थोड़ा सा अपने आप को जाने हुए माई, राइट. तो उनके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चैलेंजेस में देखता हूँ, तो उनके लिए बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं. हाँ, ओके. देखो, मैं जैसे अक्सर बोलता रहता हूँ, शायद हमारी पहले ही कन्वर्सेशन में भी मैंने कभी आपसे भी कहा होगा ये बात, देयर आर मैनी थिंग्स विच कांट बी डन ऑन द रन. स्पिरिचुअलिटी इज वन ऑफ दैट. तो आप पीछे जाइए और चेक कीजिए, अगर उसी किंगडम में मिल जाता तो बुद्ध घर क्यों छोड़ते? अगर अपनी फैमिली के साथ रहने में ही सब कुछ ठीक हो जाता तो प्रॉफेट मोहम्मद माउंटेन में केव में जाके क्यों बैठते थे? क्यों सेक्लूजन की जरूरत पड़ती है? इसका मतलब है कि कई बार हम लोग इतना क्लाउडेड और डिस्टर्ब्ड हो रहते हैं, इतना हेस्ट होती है हमारी लाइफ में, जो कि अब बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको मोहलत ही नहीं मिलती कि आप झांक पाओ अपने अंदर. तो पहली चीज़ है आपको अपने डिस्टर्बेंस को काटना है. उसमें ये आपको और मुझे देखना है कि कौन सी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है. करेक्ट. तो हमारी सबकी जर्नी अलग है, तो ये आपको देखना होगा कि बहुत लोग सबैटिकल लेते हैं, जैसे मैंने लिया होगा, कि देखूं सही क्या हो सकता है. तो अब इसको मैं कोई रिट्रीट कह दूं या किसी का घर छोड़ना से कंपेयर कर लें आप, या जैसे आईआईटी करके मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, मैं अध्यात्म में आऊंगा. अभी आपने कहा बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है कि दे वर ऑन द रॉन्ग बस यार. वो गलत बस में माँ बाप ने बैठा दिया, पढ़ने में अच्छा था, पढ़ लिया, आईआईटी क्लियर कर लिया, हो गया, पर उसका मन ही नहीं कर रहा आगे जाने को. वो कंट्रीब्यूट कहाँ से करेगा? आखिर लोग तो कहेंगे ना भाई मेरा तो कंपनी चलाओ, तो वो नहीं चला पाएगा, उसको दिख रहा है साफ. तो पढ़ाई कर ली थी, अब वो उसको कहीं और लगा रहा है, प्रोडक्टिव काम कर रहा है, 10 लोगों को रास्ता दिखा रहा है, फेयर इनफ. तो मेरा मतलब है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो प्राइमरी हैं. तो सबसे पहला ये खुद को सुनना, एकांत, जहां कोई और आवाज आपको तंग न कर रही हो, तो आपको वो आवाज सुनाई देने लगेगी जो हमेशा थी. तो इसको मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, आई कैन शेयर विद योर ऑडियंस ऑल्सो. इट इज लाइक वी आर running a discotheque in this upper story, and there is a fine lounge music also playing, correct, which we can't hear until the disco stops. तो हम सबको वो अपना डिस्कोथेक बंद करना है और हमें अपना पता चलेगा कि ओके एक लाउंज म्यूजिक बहुत फाइन सा चल रहा है. तो जो कबीर कहते हैं ना, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, बहुत फाइन आवाज चल रही है, तब आप अनहद को सुन पाएंगे. तो मेरा एडवाइस यंगस्टर्स को ये है कि आप खुद के अंदर झांकने का मौका अपने आप को दें. चाहे वो वीकेंड ब्रेक ले लें, 2 दिन, किसी को 1 हफ्ता अगर अफोर्ड कर सकता है तो 1 हफ्ता, और अपने अंदर झांकें. सारे जवाब आपके अंदर छुपे हैं. कितने सेंट्स ने कहा कि मैंने उसे मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, काबे में ढूंढा, कैलाश पे ढूंढा, मुझे नहीं मिला. पर किसी सेंट ने कभी कहा
कि मैंने उसे अंदर ढूंढा और वो नहीं मिला, नहीं। तो काम की चीज़ आपको आपके अंदर ही मिलनी है। तो ये हिंट काफ़ी है हम किसी भी सीकर के लिए कि Correct. आपको जो ढूंढ रहे हैं आप, वो मिलना आपके अंदर ही है, आपको बाहर कहीं कुछ नहीं ढूंढना है। तो मैं कहूँगा कि सेक्लूजन, अगर सेक्लूजन नहीं किसी को अवेलेबल या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, देन साइलेंस। साइलेंस इज़ 50% ऑफ सेक्लूजन। जितना हो सके आप शांत रहने की कोशिश करें, आधा घंटे के मौन रखने की कोशिश करें, फ़ोन साइलेंट रखने की कोशिश करें, नो डिस्टर्बेंस टाइप की चीज़। ये जितना देंगे अपने आप को आप, उतना आप समझिए कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इट इज़, यू कैन कॉल इट नेट प्रैक्टिस। तो स्टेडियम में खेलने से पहले हर प्लेयर नेट पे खेलता है, तो नेट पे वो अपनी मर्जी से शॉट्स खेल सकता है, अभी आउट नहीं होगा। फिर जो आपने ये प्रैक्टिस किया है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अब इसको डिफरेंट सिचुएशंस में ट्राई करें आप, कि जब आपको एंगर आने की बात होती थी वो कम हुई कि नहीं हुई, जिन सिचुएशंस में आप ट्रिगर हो जाते थे अब आपकी क्या हालत है। दैट इज़ हाउ यू डेवलप स्पिरिचुअल मसल्स। ये ओवरनाइट नहीं होता है चेंज, करेक्ट। इट टेक्स टाइम। सो मैंने आपको काफ़ी सुना है, मैंने पढ़ा भी है, आपका कई लाइन है, जैसे आप कई बार मैंने सुना है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट डिज़ायरिंग, इट्स मोर अबाउट डिजर्विंग। या सो कैन आई हैव दैट? या स्पिरिचुअलिटी इज गेम ऑफ डिजर्विडनेस। ओके। डिजर्विडनेस को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो होगा पात्र होना, उसका मुस्तहिक होना, उसका हकदार होना, उस लायक होना। करेक्ट। तो आप उस लायक बन जाइए, वो आपको खुद मिल जाएगा। यू नो, एंड हाउ टू नो कि मैं उस लायक बन चुका हूँ? बस आपको उस लायक बनना है, अपने आप हो जाता है वो। आप एम्प्टी कप बने कि आप में कुछ भी, कोई भी उसमें एंटर, जैसे कहते हैं ना, जब आप गुरु ढूंढने लायक हो जाते हो, गुरु पाने लायक हो जाते हो, तो गुरु अपीयर्स। करेक्ट। You have become a student. Guru was always there. He was around. You must have met him in your previous metro also, but you were not ready for it. करेक्ट। So things start becoming meaningful because you have developed that capacity. करेक्ट। तो it is about capacity building. अगर आप मुझे कहोगे तो उस लायक हमें होना है। हम उल्टा काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी प्रे करने से, हमारे डिज़ायर रखने से जल्दी मिल जाएगी चीज़ हमें। अच्छा It doesn't work. It may backfire even. So it is, you don't become spiritual by trying too hard. You may delay it further. जो कबीर कहते हैं ना, कबीर आश्रम में मैंने एक पत्थर पे लिखा हुआ देखा था ये, और शायद यही देखने में मैं बनारस भी गया और फैमिली को भी लेके गया अपनी। मूलगादी चौराहे में जो आश्रम है कबीर का, आई हैव गॉन देयर। हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ है सहज मिले अविनाशी रे। यस यस। तो वो सहज है, स्पॉन्टेनियस है, तो वो सहज ही मिलना चाहिए ना। आप इतनी मेहनत करके क्या साबित कर रहे हो? ओके, नाइस हसनैन जी, सॉरी मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ टाइम की थोड़ा पाबंदी की वजह से। ओके। तो आपका एक और लाइन है जो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, एंड दैट इज़ कि स्पिरिचुअलिटी इज़ ए वेरी स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनलिज्म एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, समथिंग लाइक दैट। या, तो कैन वी हैव अ लिटिल बिट ऑन दैट? ओके। मैं वर्ड स्पिरिचुअलिटी को रिप्लेस करना चाहूँगा इंट्यूशन से। ओके। ये हमारी ही कैपेसिटी है। अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स को देखेंगे या और भी रिलीजन्स के जो दूसरे स्क्रिप्चर्स अवेलेबल हैं, आप सबको देखने की कोशिश कीजिए। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम गौर करिए उनके ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि कोई हमारे अंदर की फैकल्टीज़ के नाम हैं जिनको ये कैरेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, जिनको सिम्बॉलिकली जब हम और डीप जाते हैं तो आपको फिर बहुत सी चीज़ें खुलना शुरू होती हैं। इंट्यूशन आज एक मॉडर्न नाम है, आप उसको वीगस नर्व कह दीजिए या हार्ट या कल्ब या ये जो पोर्शन लेफ्ट साइड पे कहा जाता है, ये हमारा फिजिकल हार्ट नहीं है, वो कोई और चीज़ है, यहाँ पे गट कह लीजिए उसको। तो इंट्यूशन एक बड़ा स्ट्रेंज बैलेंस है आपकी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ का। ओके। जैसे ही आपने इसको एक वो बैलेंस स्ट्राइक किया, आप स्पिरिचुअल हो गए। यानी इंट्यूटिव कैपेसिटी, ओके, मैं ऐसे देखिए इसको आप,
आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं करेक्ट। और उसका रिज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, और आप उससे पूछ रहे हो कुछ एग्जांपल्स, कैसे आप आपने प्रोजेक्ट्स किए, केस स्टडीज़, वो सब बता रहा है इससे, पर आपको अंदर एक, वो बहुत अच्छे से बता रहा है, बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर रहा है, पर आपको कहीं अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये झूठ बोल रहा है। ये किसने बताया आपको? रिज्यूमे में उसने लिखा नहीं है, मुंह से वो बोल नहीं रहा है कि मैं झूठा हूं। आप कैसे कन्विंस हो रहे हो एज अ HR कि ये झूठ बोल रहा है, ये इसका अपना एक्सपीरियंस नहीं है? किसने बताया आपको ये बात? इंट्यूशन। यस, ये भी आपकी एक कैपेसिटी है। तो आपकी इंट्यूटिव कैपेसिटीज जब खुलना शुरू होती हैं, तब आप वो देखते हो जो आम आदमी नहीं देख पाएगा। तो ये साइट है, इसी के बीच में एक इंसाइट भी होता है। तो आपका इंसाइट डेवलप होना शुरू होता है, तो आप वो देख पाते हो जो आम आंखें नहीं देख पा रही हैं। करेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है कि नहीं है आप जान सकते हो क्योंकि आप बल्ब को देख रहे हो। वैसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, मैग्नेटिज्म हुआ और चीज़ें हैं, वो दिखती नहीं है, दिखती नहीं है ना? लेकिन आपके अंदर ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं दूसरे की, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है। सामने वाला क्या कहना चाहता है वो उसको पहचानने की कैपेसिटी आपके अंदर होती है। आप ऐसे देखिए, जैसे एक बच्चा अगर रो रहा है तो आप फादर से पूछिए, बोले बच्चा रो रहा है, उससे पूछिए क्यों रो रहा है, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन जिसकी इंट्यूटिव कैपेसिटी ज़्यादा स्ट्रांग है, विच इज़ द मदर, उससे पूछिए तो वो बता देगी कि ये गीला होने की वजह से रो रहा है, पेट में दर्द की वजह से रो रहा है, भूख की वजह से रो रहा है, या इसके नीचे कुछ चुभ रहा है इसको, इसकी वजह से रो रहा है, या इसको गर्मी लग रही है इस वजह से रो रहा है। माँ बता देगी। करेक्ट। क्योंकि उसको वो रोने में भी डिफरेंसेस पता है, इसको क्यों नहीं पता? सो वी आर लिविंग ए वेरी ब्लंट लाइफ। तो आप जब अपनी फाइननेस की तरफ लौटते हैं तो आप अपनी फाइनर साइड को रिवील, सेंसिटिविटी को अपनी डेवलप करते हैं। तो अभी अगर आप पूछोगे, जैसे पिछला क्वेश्चन जो आपका था, मैं उसके साथ इसको मैरी कर दूं जवाब को। मॉडर्न मैन इज सेलिंग हिज लाइफ टू चेज लाइफस्टाइल्स। तो आप अपना चैन, अपनी जिंदगी, अपना आराम बेच रहे हो ऐश ढूंढने के लिए, लग्जरी ढूंढने के लिए, लस्ट ढूंढने के लिए, जिसमें ये आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के बाद फिर आप रियलाइज करते हो, लेकिन आपकी उम्र तब बीत चुकी होती है। तो आप रिटायर होने के बाद सोचते हो कि शायद मेरी कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो फिर वो वाला गाना हमारे लिए अप्लाई होता है, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी का दिन खत्म कर दिए, पता नहीं क्या चेज करने के चक्कर में। अब आप सोच रहे हो कि अरे मैं, मतलब एक पोएम मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को अपने बोल दें, पढ़ लें। बहुत पहले स्कूल डेज में मैंने पढ़ी थी कभी, हरिवंश राय बच्चन जी की है। जीवन की आपाधापी में कब समय मिला कि बैठ कभी ये सोच सकूं। आगे लाइन मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने ये तब लिखी है, आज से करीब 50 साल पहले। इसको मैंने करीब 40 साल पहले स्कूल में पढ़ा होगा। तो आप सोच सकते हो कि ये आपाधापी का जो लाइफ है आज क्या हालत है। उन्होंने तब लिखा है उसको आपाधापी, भाग दौड़। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑन द रन हम मिस कर रहे हैं। आपको सिर्फ खड़े हो जाना है और देखना है क्या क्या है। जिस फूल के बगल से भी आप दौड़ के गुजर रहे थे ना, उस पर अभी भी एक तितली बैठी है। आपको रुकना है और देखना है उसको, जो आप अभी रुकने की मूड में नहीं है। बिल्कुल। तो लाइफ इज हैपनिंग अराउंड अस, योर चाइल्ड इज स्टिल स्माइलिंग, बट यू आर इन अ हरी एंड टू रीच ऑफिस एंड पंच योर मशीन। तो ये वो हो रहा है। यस, थैंक यू सो मच हसनैन जी। सो वन मोर लाइन जो मैंने काफ़ी बार आपसे सुना है, एंड दैट इज़ यू से कि आवर पाथ या स्पिरिचुअल पाथ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्स, साइंस एंड कॉमन सेंस। ओके, ये मैंने द सेल्फ सीकर्स जो मेरा बैनर है उसके इंट्रोडक्शन में कभी रखा था, जस्ट टू हेल्प द सीकर विद माई डिफरेंशिएटर, कि भाई आप अध्यात्म के नाम पे करते क्या हो। मेडिटेशन में मतलब कोई सोच रहा है कि मैं उससे मेडिटेशन कराऊंगा या क्या करूंगा, तो उसको पता रहना चाहिए कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो इट इज़ विजडम ऑफ सेंट्स, साइंस, बिट ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड कॉमन सेंस। बस इतना ही है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और बाकी सब बहुत स्पॉन्टेनियस है। आप उसके लिए रेडी हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि आप वाकई रेडी हैं या आप सिर्फ क्लेम कर रहे हैं कि मैं उसके लिए रेडी हूँ।
तो ये झूठ आप जितना जल्दी पहचान जाएं अपना, क्योंकि बुक खरीदना आसान है पर रियल गुरु के सामने खड़े होना मुश्किल है। आप छुपा नहीं पाएंगे, किताब के सामने छुपा लेंगे। किताब कभी स्लैप नहीं करती है। किताब बेचारी क्या करेगी? आप खरीद लीजिए, बहुत सारी खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन आपको लास्ट में महसूस होगा कि मैंने पूरी बुक सेब के बारे में पढ़ ली पर मैंने सेब चखा नहीं है अभी। करेक्ट। तो सेब की फोटो को भी चाटने से सेब की मिठास नहीं आती है। लाइक रूमी सेज, वन हु टेस्ट्स नोज। तो जिसे हम अध्यात्म कहते हैं या हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो टेस्ट करने की चीज़ है, वो एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, जानने की चीज़ नहीं है। जान के तो आप बहस कर सकते हो, स्कॉलर बन जाओगे, लेक्चरर बन जाओगे, आध्यात्मिक नहीं बन जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो सर, एक चीज़ जो मुझे आपसे काफ़ी सीखने को मिले और मुझे जानने को मिले कि रूमी नाम के भी कोई पर्सन है इस दुनिया में, राइट? उनके गुरु भी है सम, आई थिंक, राइट? शम्स, राइट? बुल्ले साहब भी कोई पर्सन था इतिहास में, उसके गुरु नियात खान या कुछ ऐसा, राइट? हज़रत निज़ामुद्दीन उनके, या फिर अमीर खुसरो जी, राइट? तो आई एम प्रिविलेज कि मुझे इन लोगों के बारे में जानने को मौका मिला आपके थ्रू। तो आपने एक बार किसी फ्लायर में आपने शेयर भी किया था कि जर्नी ऑफ 200 years मे बी कवर्ड इन 2 days, राइट? अगर आपके गुरु में, तो आपकी लाइफ में गुरु का क्या रोल है और आप सेंट्स को कैसे देख, क्या ऐसे मिला चीज़ आपको वहाँ पे? मतलब ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। गुरु मुझे तो किस्मत से मिला, ढूंढने से नहीं मिला। जो मेरे गुरु हैं हज़रत रोशन शाह वारसी, मैं पैदा हुआ, वो मेरे ननिहाल में, मेरा ननिहाल के गांव के ही हूँ, तो मेरे नाना के घर पे वो कभी कभी आते थे। मेरे नाना के गुरु थे, मेरी मदर के गुरु बने वो फिर, और मेरी नानी वगैरह उनके पास रेगुलर जाते थे। मैं पैदा हुआ तो पहला बच्चा मतलब ननिहाल में पैदा होता है, तो मेरी मदर, मैं करीब कुछ दिन का रहा होऊंगा तो उनके पास लेके गई या मेरी नानी लेके गई, तो उन्होंने कहा इसका नाम आप रख दें, तो उन्होंने ये नाम दे दिया। तो मैं कहूँगा मुझे तो गुरु बाय बर्थ मिला है। तो उसके बाद फिर समर वेकेशंस में मेरा जाना होता था अपने नेटिव प्लेस, तो ननिहाल भी जाता था मैं, तो थोड़ा बहुत वक्त उनके साथ बैठने का, उठने का, नथिंग पर्पसफुल, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मुकाम है। मैंने उनकी बायोग्राफी पे काम किया जिसमें 8 साल मेरे को टाइम दिया। मैंने अपनी लॉन्ग लीव सारी मैंने उसमें दे दी थी, 8 साल। तो मैंने डिस्कवर किया कि मुझे उनसे क्या पूछना चाहिए था और वो क्या पूछने लायक सेंट थे। तो आई ट्रैवल फ्रॉम कश्मीर टू बिहार टू कोलकाता, बर्धमान एट्सेट्रा, एनीथिंग इन बिटवीन। तो उस बीच में मुझे पता चला कि ही वॉज नॉट ए सेंट, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं महासंत। तो वो संत को सिखाने वाले टीचर थे, और हम जैसे लोगों को, बच्चे को उन्होंने मुंह लगाया, तो ये बड़ी बात है। एंड आई एम प्रिविलेज्ड दैट वे कि ही गेव मी अटेंशन, ही गेव मी मेंटरिंग। अब वो सारे पॉइंटर्स मुझे याद हैं बाय हार्ट कि कब कब उन्होंने मुझे सिखाया है। जब सिखा रहे थे तो मुझे तमीज़ नहीं थी, अब मैं जानता हूँ वो कीवर्ड्स क्या हैं और कब उन्होंने कौन सा नज मुझे दिया होगा। तो गुरु का रोल होता है कि आप में नॉन स्पिरिचुअल क्या है उसको निकाल दे। स्पिरिचुअल तो हो आप, हम सब स्पिरिचुअल हैं, कौन कहता है कि हम स्पिरिचुअल नहीं हैं? उसके अलावा हो क्या आप? जैसे मैंने कहा कि हमने अपना इंट्रोडक्शन दिए, क्या हमने कहा कि हम चेतना है? ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो कि है, उसी से हम पैदा हुए हैं। अंडे के अंदर हर चूजा कौन सा चूजा बनने वाला है क्या तय नहीं होता? हाउ टू फ्लाई की बुक उसके अंदर लिखी नहीं हुई क्या? ऐसे है चेतना, क्या डिनाई कर सकते हैं इसको हम? हाउ टू फ्लाई का लेसन कौन दे रहा है उसको? उसके अंदर, अंडे के अंदर दे रहा है ना कोई, यही वो चेतना है। तो तुम्हें क्या लगता है कि
6 फीट की बॉडी हम लोग हैं, वो चूजे को इतनी नॉलेज देता है वो, आपको और मुझे कुछ नहीं दी उसने। हम भूल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं। हम भूलते हैं, हम भूल जाते हैं अपने आप को। जो वर्ड है ना इंसान, ये पर्शियन वर्ड है, एक फारसी का वर्ड है निस्यां, टू फॉरगेट। ये वहां से आया है। इंसान का मतलब है वो जो भूल गया। तो हम पहली चीज भूलते हैं कि हम इंसान हैं, हम चेतना है। बस ये भूलने के बाद हमारा जो हाल होता है देख रहे हैं हम। इसलिए हमें ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। यस यस। तो हम वर्क इन प्रोग्रेस है, हमारा फिक्स्ड नेचर नहीं है। हम ईमानदार भी हो सकते हैं, हम चोर भी हो सकते हैं। बस ये है कि ईमानदारी से एक तसल्ली रहती है इंसान को। अब उसको कोई फीलिंग बोल दीजिए, अच्छे नाम दे दीजिए, लोग उस ईमानदारी की तरफ ज़्यादा रहें, इसलिए उसको एंकरेज किया जाता है कि तुमको पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, अच्छाई मिलेगी। इसका बुराई करने के बाद आपको भी एक हिट फील होता है, अंदर पेन फील होता है कि यार मैंने किसी को लात मारी, वो कुत्ता 15 मिनट तक चिल्लाता रहा, तो पेन आपको भी इधर कुछ हुआ है। या तो आप इतने हार्ड हो गए हो कि आपको पेन आना ही बंद हो गया है, तब तो आप मतलब राक्षसी हो गए हो। लेकिन अगर पेन आ रहा है तो उसका मतलब ह्यूमन हो अभी, और उसका गिल्ट फील हो रहा है, तो ये पाप है। अब इसका प्रायश्चित ये है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि उसको बिस्किट खिला दिया, उसको सॉरी बोल दिया। तो ये हमारी फितरत में है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, करुणा, दया, कंपैशन। ये हमारा पहला नेचर है। बाकी सब बकवास दुनिया सिखाती है हमें। वो नेचर नहीं, हो बिहेवियर है हमारा, जो हमने रटा है दुनिया को देख के, या सर्वाइवल मोड में आके हम वो वैसा बिहेव करने लगते हैं, या मिसबिहेव करने लगते हैं, इफ दैट्स अ बेटर वर्ड। तो हमारी हालत तो ऐसी है, हम भूल जा रहे हैं अपने आप को। अब कोई याद दिलाता है, ये है वो जो याद दिलाता है। तो गुरु माय फ्रेंड आपको सिखाता नहीं है, वो आपको नया जन्म देता है, रीबर्थ। वो रीबर्थ करता है आपकी, वो आपको एक नई लाइफ में जिंदा करता है। वो फिजिकल बर्थ जैसा नहीं होता। वो जो ये बकवास हमने सो कॉल्ड ईगो की अपने चारों तरफ कंस्ट्रक्ट कर रखी है, इसको तोड़ देता है वो, और कई बार बड़ा पेनफुल भी होता है। तो ये बहुत मशी चीज़ नहीं होती है। मेरा भी पाला पड़ा ना, तो मैं जानता हूँ। तो ईगो मतलब गुरु का जो रिलेशनशिप है वो बहुत लवी डवी नहीं होती है हमेशा, बिकॉज ही इज अबाउट ट्रुथ, ही इज नॉट अबाउट नाइस टॉक। अब ये देखना है कि आप ट्रुथ से कितना दूर हो। आप ट्रुथ से जितना दूर हो, गुरु से आपका एनकाउंटर उतना ही खतरनाक होने वाला है, उतना ही रैटलिंग होने वाला है, उतना ही शॉकिंग होने वाला है। जो कह रहा है कि मेरा बहुत शॉकिंग रहा, समझ लीजिए कि ट्रुथ से बहुत दूर था ये, क्योंकि वो शॉक मैंने खाए हैं। सर आज के टाइम में, हालांकि ये सवाल ही थोड़ा सा डाइसी सवाल है कि एक सही गुरु को कैसे ढूंढे। हालांकि ये सवाल ईगो से आ रहा है कि सही गुरु कैसे ढूंढे, क्योंकि जिस टाइम पे हम मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके से सेंट्स लोगों का इमेज कई बार हम गलत तरीके से बिल्ड कर देते हैं, या कुछ ऐसे केस की वजह से, राइट, उस टाइम पे एक सही आध्यात्मिक गुरु को ढूंढने का क्या SOP प्रोसेस हो सकता है? मैं बहुत सुन रहा हूँ ये। थोड़े दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे, मैं पहले था फेसबुक पे, अभी नहीं हूँ। एक बार वो पता नहीं किसी वजह से कुछ OTP का केस हुआ, क्या बंद हो गया, तो बंद ही रह गया। फिर मैंने उसको ऑन नहीं किया। पर वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड है, इज जर्नलिस्ट, तो उसने लिस्ट डाली हुई थी ये 50 बाबाज की। उसमें सदगुरु और राम रहीम इंसान और ऐसे ऐसे बहुत, कोई एक रामपाल जी हैं, वो भी कबीरपंथी शायद हैं। तो ऐसा पूरा लिस्ट की एक्सटॉर्शनरीज, रेपिस्ट, फलाना डिकाना, ये उनके चार्जेस वगैरह जो भी सही गलत कितने पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन अच्छा खासा उसने लिस्ट, जिनको जो टेंटेड है उनके नाम पूरी लिस्ट बनाई हुई थी, कंप्रिहेंसिव एक्सरसाइज। तो मैंने उसको नीचे लिखा, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि कोई ढंग के बता दो भाई, मुझे 5 अच्छे बता दे जो भारत देश में हो। मेरे को बहुत लोगों को रिकमेंड करने पड़ते हैं, मैं दे दूंगा जिसको जो मन करेगा अपना। आज तक तो उसने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मीडिया का काम सिर्फ क्या ये बताना है कि ये गंदे बाबा हैं, इनसे दूर रहो, या ये बताना कि ये 5 अच्छे हैं, ये 20 बुरे हैं, आप देख लो। आपको दोनों व्यू देना चाहिए ना। करेक्ट। आप सिर्फ एक तरफा बात बता रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे आप आधा सत्य बता रहे हो, और आधा सत्य तो झूठ से बदतर है। करेक्ट। झूठ बोल दो तो तब भी बता रहेगा झूठ है, ये तो सत्य बोल के तुम आधा बता रहे हो मुझे। मिसलीडिंग, तो ये तो बहुत मिसलीडिंग है। तो स्टार्टिंग पॉइंट
इस प्रोपेगेंडा के बियॉन्ड भी, एजेंडा के बियॉन्ड भी अगर जाके देखना है आपको, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक सच्चा ही सच्चे को पहचान सकता है। करेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सच्चे सीकर बनो, आपको झूठे के पीछे जाने का सौभाग्य ही नहीं होगा। रूमी कहते हैं कि वन हु फॉलोज अ फेक इज इन फैक्ट अ फूल। तो झूठे के पीछे, फेक के पीछे, फेक गुरु के पीछे वही घूमेगा जो मूर्ख है। स्पिरिचुअलिटी इज गेटिंग स्मार्ट। इफ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, यू कांट बी स्पिरिचुअल। इट इज विजिटिंग योर स्मार्टनेस। एक जिंदगी में 100 जिंदगी का मजा लेना, ये रूमी के वर्ड्स हैं। एक स्मार्ट चॉइस ही हो सकती है सर। डम आदमी तो नहीं लेगा ये चॉइस। करेक्ट। सिंपल। तो पहले सच्चे बन जाओ। आपको ऐसे फिल्टर कर लोगे आप कि ये ठीक नहीं है, रॉन्ग नंबर है। तो पहला शुरुआत आपको, बी अ जेन्युइन सीकर। ओके। देन यू विल फाइंड जेन्युइन पीपल। देयर आर मैनी, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है। जैसे प्रेम में एक लाइन आता है, बी द लवर यू विल फाइंड द लवर, राइट? या तो बी द सीकर यू विल फाइंड द, बी जेन्युइन। आप जेन्युइन बन जाओ, जेन्युइन मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपके जब प्रोफाइल को एक्सप्लोर कर रहा था तो आपने काफ़ी टाइम रीडिंग में लगाया है और स्क्रिप्चर्स को आप काफ़ी पढ़े, मैंने सुना और सुनने को भी मिला आपसे के थ्रू, राइट? तो मैं सर कुछ संतों का नाम बता रहा हूँ, उसको लेकर आपके क्या यादें हैं या कुछ ऐसा है, तो आपकी जो भी आपका ऑनेस्ट व्यू है उसको लेकर। पहला संत है हमारा संत कबीरदास जी। कबीरदास, देखिए, इन संतों के बारे में हम बात करेंगे, पर एक चीज़ मैं ज़रूर पहले क्लियर कर दूं प्लीज़। कि संत को आपको हमेशा कंटेक्स्ट में देखना है। करेक्ट। इफ समवन इज नॉट कंटेम्प्रेरी, ही इज नॉट अ सूफी, ही इज नॉट अ सेंट। मैं सूफी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सूफीज के बारे में कहा जाता है। इफ इट इज नॉट कंटेम्प्रेरी, इट इज नॉट सूफिज्म, इट्स सम मिडिवल रिचुअल दैट यू आर रिहैशिंग। तो संत का मतलब है कि उसका कंटेम्प्रेरी होना। अब आप देखिए कि कबीर कौन है और कब पैदा हुए हैं और किस जमाने में हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या ढोंग आडंबर चल रहे हैं, और वो कहाँ कहाँ उसको जाके अटैक करने के लिए खड़े हैं। अब बात करिए कबीर के बारे में। पूछिए क्या पूछना है कबीर के बारे में। तो ऐसे तो मेरे पास सर कोई कबीर मेरे पड़ोसी हैं। मैं सुल्तानपुर का हूँ। अच्छा। और अगर आप सुल्तानपुर को देखेंगे तो लखनऊ और बनारस के बीच में एक डॉट बनती है 135 किलोमीटर एग्जैक्ट, दैट इज सुल्तानपुर। ओके। तो जितना दूर मैं लखनऊ आता हूँ उतना ही दूर बनारस है मेरे ईस्टवर्ड्स। तो अवधी मेरी भाषा है। तो कबीर तो मतलब पहले संत हैं जिनको कि शायद समझने में मुझे सबसे कम एफर्ट लगाना पड़ा होगा। सेम यार। यू नो, बिकॉज लैंग्वेज इज अ बिग बैरियर। बाकियों के लिए तो आपको भाषा पढ़नी पड़ेगी। करेक्ट। पर्शियन पढ़ो तो रूमी समझ में आएंगे, या इंग्लिश पढ़ो तो और बाकी लोगों को इंटरनेशनल। तो कबीर तो मतलब आप कह लीजिए कि ही इज़ अ लोकल सेंट। मतलब उनको मैंने अपने गुरु को कोट करते हुए देखा कितनी बार, और मतलब उनको तो क्लास में पढ़ा हमने। तो वो तो बिल्कुल हाउस होल्ड नेम रहे हैं हमारे लिए कबीर। तो आज कोई कबीर आए फिर से तो उसकी हालात क्या होगा सर? पहली बात तो आज का कबीर कैसा होगा आज का कबीर? आज का कबीर आज के ज़माने का होगा। पहला तो ये हो सकता है वो कंटेंट क्रिएट करें, उनका एक चैनल हो और लोग उनको फॉलो करें, और वो कॉरपोरेट्स में जाके भी बात करें। मैं उनको हिमालयन रिट्रीट्स भी करते हुए देख रहा हूँ, और पार्लियामेंट में बोलते हुए भी देखूंगा, क्योंकि वो कोर जगह है। अगर वो इस लेवल का इन्फ्लुएंस रखेंगे तो वहाँ भी सेशन देंगे। मैं उनको मंदिरों और मस्जिदों में जो ओपन हैं, जो फॉरवर्ड थिंकिंग के लोग हैं, वो उनको इनवाइट करते देख रहा हूँ कि आओ और प्लीज़ हमें हेल्प करो। तो मैं तो कबीर को रेलिवेंट हर जगह देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हर रिलीजन, जिसे रिलीजन एग्नोस्टिक कहा जाएगा,
उनकी बुराइयों के बारे में उन्होंने बताया, किसी धर्म को उन्होंने खराब नहीं कहा, नहीं बिल्कुल। उनकी कुरीतियों को आपको कुरीतियों को उसमें बता दिया कि challenge देख लो ये हो रहा है और तुम कितना सही हो कितना गलत हो अपने आप फैसला कर लो। तो कबीर इज अ रिबेल, और नॉर्मल होने के लिए अगर रिबेल होना पड़ रहा है तो वो हुए। और आज भी मैं समझता हूँ कि टू फाइंड योर ट्रू सेल्फ आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं। पीपल मे थिंक दैट इवन आई लुक लाइक अ रेडिकल एट टाइम्स कि अरे माई फादर डजंट लाइक इट, दैट हाउ कैन आई लीव माई जॉब दैट वे, ऐसे कौन करता है। Correct. तो टू हिम आई एम अ रेडिकल। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो बट मेरे लिए अगर वो नेचुरल रहा तो वो जर्नी का पार्ट है, इट मे बी रेडिकल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो इसी समयकालीन की एक और हमारी बड़ा फेमस भक्ति कालीन की संत मीराबाई के नाम से है। चलिए, सो सर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संत हुए जिनको आज की जनरेशन शायद उतना नहीं जानते करीब से, या उसको नहीं पढ़ पाते। मैं प्रिविलेज रहा कि आपके संगति में आया और मुझे इन लोगों को पढ़ने का, जानने का मौका मिला। तो मैं कुछ संत लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिसमें आप अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा उनसे पढ़ के जो भी आप तो ब्रीफली थोड़ा सा बताइएगा सर। सो नेक्स्ट जो संत है हमारे पास मीराबाई। मीराबाई को हमने स्कूल्स में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वहाँ से पढ़ा, और भक्ति योग की बड़े नामों में से आप आती हैं। और यस, जितने भी आशिक हैं उनके लिए वो एग्जाम्पलर हैं, ओके, बड़ा नाम है और इंस्पिरेशन है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं आपको बहुत बार रूमी को कोट करते हुए मैं सुनता हूँ, तो बहुत लोगों को रूमी के बारे में शायद उतना आइडिया नहीं होगा, तो सर थोड़ा सा रूमी को लेकर के आपका है। रूमी मेरे ख्याल से कबीर के बाद वो दूसरा नाम थे जिनको मैं बचपन से सुन रहा था। कभी मॉस्क में कभी सुना मैंने, फिर बाद में बोर्ड रूम्स में जब एडवर्टाइजिंग में आया तब भी सुना, स्कूल में कभी कोई टीचर नाम लेता था तो बड़ा इंट्रीगिंग सा नाम लगता था। कहीं मन में एक हल्की सी ख्वाहिश थी कि रूमी के पास कभी जाया जाए, वहाँ बैठा जाए, और ऐसा हो भी गया। प्री कोविड आई थिंक टाइम था, तो व्हेन आई हैड स्टार्टेड माय रिट्रीट्स एंड ऑल, तो एक दिन एक कॉल आता है कि पिछली बार एक ओशो सन्यासी को ले गए थे हम ऑन आवर ट्रिप टू टर्की, विल यू बी अवेलेबल फॉर दैट। तो मैंने कहा अरे नेकी और पूछ तो मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ दे नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ पे रिट्रीट लेने का एक वीक का मेरा वही जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन का करिकुलम है वही डिलीवर करना था। तो मैंने कहा मैं पैसे लूँगा भी नहीं आपसे कोई, पर मैं पैसे दूंगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बस पहुँच गए। तो एक हफ़्ता था वहाँ, 3 दिन कूनिया में मिले हमें, जहाँ उनका श्राइन है। गज़ब की जगह है वो, गज़ब की जगह है। मुझे अभी भी याद आता है कि क्योंकि उनकी लैंग्वेज टर्की की काफ़ी इंग्लिश जैसी है, इट्स वेरी लैटिन काइंड ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश के ही कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे होते हैं, डॉइश और इंग्लिश के जैसा कुछ। जैसे ही मैं उनके श्राइन में एंटर कर रहा हूँ तो ऊपर एक मशहूर, बाद में पता चला मुझे इस बात का, सूफ़ी हुए हैं जामी, उनका शेर लिखा हुआ था, काबतुल उशाक बाशद ई मकाम हर किनाकिस आमदिंदा शुद्ध तमाम। पर्शियन मुझे वहीं उनके श्राइन पे ही देखने को मिली। तो उसका मतलब है कि आशिकों का काबा यही जगह है, हर कोई इनकम्प्लीट टूटा फूटा जो यहाँ आता है कंप्लीट हो जाता है। तो आई वॉज प्रिविलेज्ड कि मैं जा पाया कभी। नाइस सर, बहुत बढ़िया सर। मैं कुछ और संतों का नाम ले रहा हूँ, तो आप उनको थोड़ा सा बताएंगे, क्या विचार है आपको लेकर। बुल्ले शाह, यस, इनको भी मुझे लगता है कि कौन एक शेरगिल का कॉलेज डेज में शायद मैंने या स्कूल डेज में सुना था, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना। सो दैट वाज फर्स्ट टाइम आई हर्ड वन ऑफ हिज कलाम। थोड़ा सर्कल्स में नाम सुना था कभी, बाद में फिर थोड़ा पढ़ा उनके बारे में, उनका कलाम, और आबिदा परवीन और दूसरे लोग आते हैं। तो बड़ा नाम है ये भी, सीकर्स के लिए बहुत इंस्पिरेशन रहे हैं, एंड ही स्टिल इंस्पायर्स।
अब मैं 2 नाम एक साथ लेना चाहूँगा। एक तो अमीर खुसरो जी, राइट, और दूसरा उनके गुरु हजरत जी, राइट, हजरत निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन। मतलब दिल्ली को कोई रूल करा है तो उन्होंने रूल किया। ही सॉ 7 किंग्स कमिंग एंड गोइंग एंड ही नेवर विजिटेड अ सिंगल दरबार। बहुत कोशिश की लोगों ने कि वो उनके पास आए। उन्होंने गिफ्ट भेजी हैं उनके पास, पर वो किसी के घर नहीं गए, किसी दरबार में नहीं गए। 7 राजाओं को उन्होंने आते आते देखा दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत के टाइम था वो। और अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन का जो प्रेम है वो मतलब बियॉन्ड कंपैरिजन है। तो यहाँ तक कि कहा जाता है कि किसी ने पूछा कि आप दुनिया में आया इंसान, तो जैसे मुस्लिम्स बिलीव कि आपका ऊपर वाले के पास जो जहाँ कमाया है वो वहाँ पे दिखाना होता है, फिर आपको हिसाब होता है, आप क्या लेके जाओगे वहाँ पे, आपकी कमाई क्या है दुनिया की। तो आपने कहा खुसरो का इश्क। सो नाइस। तो ये कमाया है मैंने। तो लव इज़ सच अ पावरफुल थिंग, मे बी वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट दैट इज़ द ओनली मैजिकल थिंग विच इज़ रनिंग द शो। यस सर, हम जल्दी अभी प्रेम को लेकर थोड़ा सा बातें करेंगे, एक बार इसको एंड कर ले। अभी कुछ मॉडर्न सीकर या ज़्यादा टाइम ने उनकी बातें करते हैं, तो जैसे एक ओशो जी आते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति आते हैं, इनको लेकर क्या आपका इंटरेक्शन? सबको पढ़ा है मैंने मोर और लेस। फ्रीडम फ्रॉम नोन बहुत अच्छी बुक है जिद्दू कृष्णमूर्ति की। और कोट्स तो अब हर आदमी आई मीन फिलोसफर है तो इन्हीं के कोट्स डालता रहता है। ओशो वॉज अनदर रेबल। मैं उनको अनलाइटेंड वाले स्पेस में नहीं देखता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट यस ब्रिलियंट स्कॉलर। इमोशन आज जो लोगों ने उनका पकड़ा है, जो ओशो सन्यासीज मेरा बहुत पाला पड़ा, तो मैंने देखा कि उनकी इमोशनल साइड को ज़्यादा लोगों ने कैश कर लिया है। इतना वर्लिंग तो तुर्की में मैंने नहीं देखी जितना कि ओशो आश्रमों में देखता हूँ मैं, जबकि उन्हें तमीज़ भी नहीं है कि कितने ट्वर्ल मारने हैं और एक हाथ ऊपर होता है एक हाथ नीचे होता है, उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन नाचना है उनके जैसा। तो आई थिंक ओशो के नाम पे इमोशनलिज्म ज़्यादा हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी कम हो रही है। बट येस ही वॉज ब्रिलियंट, और हर सीकर को मेरे को लगता है ओशो को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई विल नॉट से फॉलो, बट येस पढ़ना ज़रूर चाहिए हर स्कॉलर को। कोई और संत सर जिसके बारे में आपको कुछ याद आ रहा हो, कुछ कहना चाहते हैं? एक तो आपका गुरु का मैंने जाना है, अहमद, उसके देखिए बहुत लोग हैं, आई मीन दुनिया भरी पड़ी हुई है। अगर आपको टॉप 3 रिकमेंड करना हो कि आप इनको पढ़िए, इनको देखिए। देखो मैं फिर कहूँगा कि संत के बारे में पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसके प्रेजेंस में जाना बड़ी बात है। करेक्ट। जैसे आपने कहा था अभी कि 2 दिन और 2 साल का सफ़र, 200 साल का सफ़र, जो रूमी का कोट था, वैसा ही एक कोट रूमी का और है, यक ज़माना सोहबत बा अवलिया बेहतर सद साल इबादत बेरिया। कि एक लम्हा एक रियलाइज्ड सेंट के पास गुजारना बेहतर है 100 साल कोने में बिना दिखावे की, बेरिया, बिना रियाकारी की, बिना दिखावे की इबादत करना। यानी छुप के 100 साल इबादत करने से बेहतर है अवलिया की सोहबत में एक लम्हा गुजार ले। वाओ, सो नाइस। इतना इम्पैक्टफुल होता है सेंट का प्रेजेंस। सो आई विल नॉट रिकमेंड रीड सेंट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉर योर ऑडियंस, खुद को पढ़ो, तुमसे अच्छी कोई किताब नहीं होती। रीड योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट बुक दैट इज अवेलेबल। करेक्ट। Others are to be read and reflected. You can read yourself directly. तो number 1, read yourself. You are the best book. सेंट को पढ़ें नहीं, सेंट के प्रेजेंस को तलाशने की कोशिश करें। अगर श्राइन है तो श्राइन पे जाएं, उनके समाधि जो हम जहाँ भी मौका मिले, या अगर वो अलाइव है तो उसके प्रेजेंस में बैठें। उसका असर होता है, वो काम करता है मैजिकली। वो इतना मैजिकल होता है, मैं आपको कैसे बताऊँ। जैसे मुझे कोई पूछता है कभी कि आपने, तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ बस, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने। और मुझसे बहुत पढ़े लिखे लोगों से मेरा पाला पड़ा है, शायद वो ज़्यादा पढ़ चुके हैं, उतना उनको नहीं पढ़ना चाहिए था। तो शायद उनको अब अनलर्निंग की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। पर लर्निंग ही क्यों की इतनी, जब उसे मिटाना ही था तो बहुत कुछ चल रहा है, उसको छोड़ देंगे। हाँ, हम सबको एक हिंट चाहिए होता है, हम सबको एक मैप चाहिए होता है, तो थोड़ा
वहाँ पॉइंटर्स मिल जाते हैं, दैट इज द ओनली हेल्प. बट इफ यू से दैट दैट विल ट्रैवल फॉर यू, नो, जर्नी आपको ही करनी है. चाहे आप किसी से पूछ के रास्ता चले जाइए, जरूरी थोड़ी नक्शा ही लेना है, गुरु भी तो बताता है. तो जिसे इश्क का रास्ता कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं, उसका एक स्टेटमेंट है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे. राहे सुलूक के इश्क में रियाजत नहीं ज़रूर. रियाजत मीन मेहनत. जो इश्क का रास्ता है, इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है. 100 मुकाम होते हैं तय एक निगाह में. तो गुरु की जो निगाह होती है ना, उसकी तवज्जो होती है जो, he can change your heartbeat, he can change your state, he can change your internal makeup with mere gaze. अब बताइए कौन सी बुक में लिखेगा वो अपनी आँख की इस असर को. तो मुझे कुछ मिला है, शायद उन्होंने आँख से दे दिया है. मैं तो इस लायक भी नहीं था कि उनसे कोई सवाल पूछता, मतलब बच्चे थे उनके सामने, मैं गोद में खेला हूँ उनके, बस जो दिया होगा उन्होंने दे दिया है. और मैं अभी बता रहा हूँ, ये मेरा कोई कमाल नहीं है. मैंने किसी गुरु के, इवन अपने गुरु के आश्रम में एक दिन नहीं रहा कभी मैं, और किसी भी गुरु किसी जगह पे भी आश्रम में एक दिन नहीं रहा हूँ कि मैंने वो बहुत टाइम लगाया हो और बहुत मेहनत. ये सब ग्रेस है, किसी और का है. हमें आसानी से मिल गया, ये उनका कर्म है. बाकी तो बहुत मेहनती देखे हैं मैंने, और सबकी स्टोरीज भी होती हैं. ऑफ कोर्स दे मस्ट हैव अचीव्ड समथिंग. 1000 बुक्स पढ़ी हमने, बहुत कुछ किया. यस, बुक्स पढ़ी मैंने भी, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, तो क्यूरियोसिटी होगी तो बुक ही ढूंढेगा आदमी. बट अगर कहोगे बुक से ही चीज़ें मिलती हैं, you have to read it between the lines. तो लाइंस पढ़ने से नहीं मिलेगा, between the lines पढ़ना होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है. करेक्ट. या अब मैं सर लास्ट के कुछ मिनट है, तो उसमें 2 चीज़ मैं उठाना चाहूँगा. पहला तो ये कि आपके जर्नी से मुझे ये भी एक सेगमेंट सीखने को मिला सूफीज़म के बारे में. तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट, सो ऑल प्रिविलेज गोज टू यू ओनली कि मुझे सूफीज़म के बारे में जानने को मौका मिला. तो जैसे हम बुद्धिज़्म सुनते हैं, जैनिज़्म सुनते हैं, हिंदुज़्म सुनते हैं, तो ये भी एक अगला सेगमेंट है. इज़ देयर समथिंग एल्स? सो आई विल लव टू नो व्हाट इज़ सूफीज़म. देखो, कोई चीज़ भी वो इज़म बन जाती है फिर. करेक्ट. और कुछ दिन के बाद जो हर इज़म का हाल होता है, वो इसका भी हाल होता है. तो कोई चीज़ अछूती नहीं है. करेक्ट. तो अगर चीज़ें और इज़म में बिगड़ी हैं, तो इसमें भी बिगड़ चुकी हैं. ऐसा मत सोचिए कि सब चीज़ इसमें सब कुछ प्योर है, बट वर्ड बड़ा प्योर ही है. सूफ वर्ड आया है तसव्वुफ से, टू क्लीन. तो वन हु हैज़ क्लीन्ड हिमसेल्फ इज अ सूफी. ओह नाइस. बट इफ यू आर इन प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग लाइक यू एंड मी, वी कांट कॉल आवरसेल्फ सूफी. सूफी इज एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट जर्नी. One who is in work in progress, he can be called a darwish, who is hitting and trying and learning from mistakes, learning from other examples, trying different things, and then working on improving himself. तो अभी ये work in progress है. तो हम लोग दरवेश कह सकते हैं अपने आप को कि हम hit and try कर रहे हैं. We are trying different methods, modalities, experiments, and then improving with time. तो सूफी एंड प्रोडक्ट होता है इस सफ़र का. हाँ, अब ये जिंदा हुआ ईरान के एरिया में. बहुत सारे सूफीज़ इंडिया में जो आए हैं, सेंट ऑफ अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत निज़ामुद्दीन या इनके पेरेंट्स और दूसरे लोग, ये ज़्यादातर ईरान से आए हैं. तो कह सकते हैं आप कि इस्लाम में इसका रूट रहा वर्ड का, वहाँ से ईरान होते हुए ये इधर आया है. तो बहुत सारे मुस्लिम्स आपको इसमें ज़्यादा मिलेंगे, बट बियॉन्ड दैट इट इज़ नॉट अ रिलीजियस सेक्ट. इसमें बहुत से लोग कलंदरी जो होते हैं, वो रिलीजन को वो अहमियत नहीं देते. वो उसके बियॉन्ड एक्सपीरियंस तक जाते हैं. जैसे मैंने कहा, हर रिलीजन एसेंशियली स्पिरिचुअल है. करेक्ट. तो ये स्पिरिचुअलिटी का जो कोर होता है, उसका नाम सूफी पाथ कह सकते हैं आप, और वो हर रिलीजन का कोर है. तो इसलिए जैसे कबीर को किस डब्बे में रखेंगे आप? ही वाज अ सूफी. बाबा बुल्ले शाह को, ही इज अ सूफी. बाबा नानक, ही वाज अ सूफी. ही बिकेम फाउंडर ऑफ अनदर रिलीजन व्हिच वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट टाइम. पर अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने मुस्लिम, हिंदू, सारे सेंट्स की, और बाबा फरीद का गुरबानी में तकरीबन 25% कंट्रीब्यूशन है उनकी राइटिंग्स का.
और उनकी जो भी उनकी पोइट्री है। तो अब ये स्पेस में मतलब मैं सूफीज़ को देख पाता हूँ कि ये एक इवॉल्विंग मेथडोलॉजी है, कह लीजिए आप, बट बियॉन्ड रिलीजन है फॉर श्योर। देर आर पीपल हु गिव दैट एग्जाम्पल कि नहीं नहीं ये तो मतलब मुस्लिम एस्थेटिज्म को या मिस्टिसिज्म को सूफीज़म कहते हैं, बट आई थिंक उसके बियॉन्ड भी है ये। हाँ, अर्ली रूट्स ज़रूर मिल जाएंगी उधर, पर उससे पहले भी सूफी लाइक लोग थे। इवन जीसस के ज़माने में पीपल हु वोर वूलन क्लोथ्स, सूफ मीन वूल भी होता है, एक नाम का एक रूट यहाँ से भी आता है। तो जो वो वूल पहनते थे वो लोग, उस तरह के लोग प्रॉफेट मोहम्मद से पहले भी देखे गए हैं। इवन उनके घर के बाहर भी बैठे रहते थे बहुत से लोग। एक चबूतरा था उनके घर के बाहर, उस चबूतरे को आज भी असहाब सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। तो प्रॉफेट के टाइम पे भी थे वो, तो इसका मतलब है इस्लाम से पहले थे उस मिजाज के लोग, और वो बहुत दूर दूर से आके वहाँ बैठे रहते थे। तो ये नाम कई बार मुस्लिम वहाँ से भी निकालते हैं, तभी उनको नाम असहाब सुफ़ा भी कहा था, फॉलोअर्स, फेलोज ऑफ सुफ़ा। जैसे प्रॉफिट के फेलोज थे, ऐसे ही वो भी फेलोज थे। तो इसका मतलब इसकी रूट बहुत पहले की है। तो ये बियॉन्ड रिलीजन मैं देखता हूँ इस मोडालिटी को फॉर इस श्योर। मोडालिटी में दो चीज़ मैं नोटिस करता हूँ। एक तो इसमें म्यूज़िक, डांस का एक बड़ा, और ड्रेसिंग सेंस का, और दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें गॉड को कहते यार है वो मेरा। यस, तो अब देखिए बियॉन्ड रिलीजन हो गया ना। वो तो कह रहे हैं कि हम तो इसलिए भी ओपन है कि वो यार है। अब हमें अल्लाह, राम और भगवान और ब्रह्म के झगड़े में नहीं पड़ना है। आप लोग इसको संभालो, क्या नाम रखे हुए हैं, हमारा वाला यार है, बोल देते हैं वो। दिस इज इंटरेस्टिंग। यस, तो जो भी यार कह सकता है वो उसको, जो कि पिछले नॉमेनक्लेचर या जो उसके अपने रिलीजन का जो नॉमेनक्लेचर होगा उसके बियॉन्ड भी देख रहा है वो, तो उसका मतलब है कि ही इज टॉकिंग अबाउट दैट एसेंस। इट इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस, जिसको वो यार कह रहा है, ध्यान रखिएगा। वो यार किसको कहता है आप समझिए पहले। पर्शियन में एक शेर है जो मैंने बहुत पहले एक कव्वाली में सुना था। बहर सू जलवे दिलदार दीदम, बहर चीज़े जमाले यार दीदम। मुझे हर सू, हर डायरेक्शन में अपने दिलदार का जलवा दिखाई देता है। पर्शियन का एक शेर है जो बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करता है इस चीज़ को। इट गोज लाइक, बहर सू जलवे दिलदार दीदम, बहर चीज़े जमाले यार दीदम। कि मुझे हर सू, हर तरफ दिलदार का जलवा दिखाई देता है, और हर चीज़ में उसी का जमाल, उसी की ब्यूटी दिखती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ब्यूटी हर चीज़ में दिख रही हो? वो सिर्फ कॉन्शियसनेस है। हम सब उसी कॉन्शियसनेस की अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। ट्री उसी की एक्सप्रेशन है, ह्यूमंस उसी की एक्सप्रेशन है, हाथी उसी का एक्सप्रेशन है, चींटी उसी की एक्सप्रेशन है। और इसी जो ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं, उस अंडे के अंदर ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, फिर रिक्रिएट हो रही हैं, और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और हम सबको एक लीज ऑफ लाइफ मिली हुई है, एक प्रोग्राम्ड लाइफ एंड डेथ का पूरा एक साइकिल भी उसमें कोडिंग भी की हुई है जेनेटिकली, कि इतने ये छोटा रहेगा, फिर बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर डिटेरेट होगा, फिर मरेगा। तो ये एक ड्रामा है कॉस्मिक, जिसका पार्ट हम सब लोग हैं। इसको कितना सो के हमारा गुजर जाए और कितना रियलाइज्ड जाग के हम जी लें, यही स्पिरिचुअल जर्नी है। सो के जिए तो जैसे बोलते हैं ना लोग, ह्यूमैनिटी इज अस्लीप, तो सो के भी तो टाइम तो पास हो ही रहा है ना। करेक्ट। तो सूफीज़ में एक बड़ी ब्यूटीफुल कपलेट कही जाती है कि लाइफ इज़ वन नाइट, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ वन नाइट स्पेंड विद बिलवेड एंड अ नाइट स्पेंड विद टूथेक। तो रात बिलवेड के साथ गुजरी और रात दांत के दर्द में गुजरी, दोनों में फ़र्क होता है। करेक्ट। तो अध्यात्म आपको बिलवेड के साथ रात गुजारने का एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, विद दैट लव, विद दैट कनेक्शन।
with that presence. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो यहाँ से एक हमारा लास्ट सेगमेंट जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि बात करें। तो आपने जो बिलव्ड वर्ड यहाँ पे कई बार यूज़ किया है, मुझे एक दोहा याद आ रहा है, रहीम का है, कबीर का है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूँ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। सो द मोस्ट चैलेंजिंग आज के जनरेशन के लिए जो सबसे बड़ी चैलेंज लग रहा है कि एक अच्छे रिश्ते में या अच्छे पार्टनर को ढूंढना, जो सबके लिए आजकल जिस तरीके से न्यूज़ आती है, लोग रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं डरने लगे हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप, राइट। सो सूफीज़म में या अध्यात्म में प्रेम किसे कहते हैं, और जो हम वर्ल्डली प्रेम है जिसको किसे कहते हैं, आप दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? देखिए, प्रेम तो एक ही है। उसको हम मिसनोमर बना लेते हैं। रोमांस को भी प्रेम कह देते हैं आप। तो यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। इट इज़ ट्रांजैक्शन, इट इज़ नॉट लव। तो पहले तो हम समझें कि लव है क्या। लव सिर्फ देना जानता है, और सिर्फ देना जानता है, और सिर्फ देना ही जानता है। अब आप सोच लीजिए क्या होता है लव। तो इश्क में त्याग और त्याग और त्याग ही त्याग। जहाँ पाने की, रिटर्न की या छीनने की, अब तो वो भी चल रहा है, ये लव नहीं है। क्या मजनू सोच सकता था कि मैं लैला के ऊपर एसिड फेंक दूंगा? नहीं। वो अपने ऊपर एसिड डाल लेता, वो जो कोई लैला के लिए आया होता। तो कोई फेंकने आता ना, तो मजनू कहता मेरे ऊपर डाल दे लैला की मुसीबत। इसे इश्क कहते हैं। ये कौन से आशिक हैं फिर जो जिससे माशूक के ऊपर एसिड फेंकते हैं? तो इश्क के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, या ट्रांजैक्शन, या मैं किसी को यूटिलाइज करूं, ये लव है? एक्सप्लॉयटेशन है। यू आर कॉलिंग इट लव। ये हार्मोनल है मेरे भाई, ये बायोलॉजिकल है, ये एनिमलिस्टिक है। इसका डिवाइन लव से कोई लेना देना नहीं है। ये लस्ट है, जिस्म की भूख है, एक एज में आती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। इसको डिवाइन हार्मोनल बकवास को आप डिवाइन लव से कंपेयर मत करो, वो अलग चीज़ है। जो आप डिवाइन लव की बात कर रहे हैं, और जो हमारे संतों ने भी हिंट दिया हुआ है, कबीरदास जी ने हिंट दिया है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित बयाना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। मुझे एक और लाइन याद आ रहा है मीर खुसरो जी का कि खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी हुआ की धार, जो उतरे सो डूब गया, जो डूबे सो पार, राइट। तो सर ये डिवाइन लव क्या है, और कैसे आप डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, और क्या उसको पाना संभव है भी? ओके, जिसे हम आध्यात्म की सेंस में प्रेम कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो कोई एक्वायर करने वाली चीज़ नहीं है। वो आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट, फिटमेंट है। ओके। यानी आप लव हैं। तो अब पाना, लाना, घसीट के अपने अंदर फिट करना, ये तो एफर्ट इसका है ही नहीं। अब आपको देखना है कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि आप उस फ्लो को, व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट रूमी सेज, दैट्स द ब्रिज बिटवीन यू एंड एवरीथिंग। तो इससे आपका ब्रिज टूट कैसे रहा है, देखना आपको ये है। तो इश्क कोई एक्वायर की हुई कैपेसिटी नहीं है, वो इनबिल्ट है आपकी, वो आपका ओरिजिनल प्रिमोर्डियल नेचर है। आप उसको कहाँ गंवा रहे हैं, और गंवाना हम बात करेंगे अगर ईगो की तो समझ में आएगा कि एक फियर हमारे अंदर आता है जिसकी वजह से वो फ्लो टूट जाता है। करेक्ट। और उसकी इतनी लेयर्स हम बना लेते हैं कि कहाँ वो टूट गया उस चीज़ को हम देख ही नहीं पाते हैं पूरी ज़िंदगी। और एक झूठा कंस्ट्रक्ट जो अपने अराउंड हमने एक सो कॉल्ड पर्सनालिटी बना लेना, एक इमेज बना लेना अपनी, जो कि आप नहीं हैं, उसके हिसाब से आप जीते रहते हैं। और अपना जो ओरिजिनल नेचर था, जो लव है, उसको आप दोबारा विजिट ही नहीं कर पाते। तो इसको कोई बाहर से एक्वायर नहीं करना है। इश्क सीखने की चीज़ नहीं है,
उसके साथ आप पैदा हुए, वो आपके अंदर की तमीज़ है, इनबिल्ट है वो। इश्क के अलावा हो नहीं कुछ और अब आप बन रहे हो उसके अलावा कुछ, तो आप बन रहे हो, बनना बंद कर दो, आप इश्क हो। आप समझ रहे मेरी बात? Yeah, I'm getting it. तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको बाहर से लाना है। जैसे हमारे सेंट हाजी वारिस अली शाह साहब, आप फरमाते हैं कि इश्क वही है जो कसब से हासिल नहीं होता। यानी इश्क वो चीज़ है जो एक्वायर नहीं की जाती है, मेहनत से, एफर्ट से अचीव करने वाली चीज़ का नाम इश्क नहीं है। आप वही हो, पर आप यू बिकम ब्लाइंड टू इट, यू बिकम ब्लंट टू इट, कट ऑफ फ्रॉम दैट। वो देखो कि क्या हो रहा है। So like Rumi says, your job is not to seek love. Your job is to seek the hurdles that you have created on its way. Okay. So I think this sums up your question. So सर मेरा लास्ट सवाल यहाँ से आ रहा है। तो मैं जितने भी स्टोरी सुनता हूँ, चाहे लैला मजनू से लेकर हीर रांझा से लेकर, या मैं अध्यात्म में भी स्टोरी सुनता हूँ कृष्ण जी और राधा जी का, राइट, सभी लव में एक डीपर सफरिंग मैंने नोटिस किया है। तो एक मीराबाई का एक लाइन भी है कि आपने मुझे कहा हुआ है कि जो मैं जानती प्रेम करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम न कीजिए कोई, राइट। हाँ, ये अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो का, सॉरी, सो माय मिस्टेक। तो ये जो प्रेम, चाहे हम आध्यात्मिक प्रेम का उठाए या भौतिक प्रेम का, जो मटेरियलिस्टिक लव है हमारा, दोनों में क्या सफरिंग है? इसका पैरेलल हिस्सा है? आध्यात्म की सफरिंग जानते हो कि क्यों होती है? क्यों होती है सर? अध्यात्म की सफरिंग बिलवेड से कनेक्शन कटने की होती है। दैट मीन्स दिस इज सफरिंग ऑफ मिसिंग योर परफेक्शन। ये वो वाली सफरिंग है, ये टॉर्चर नहीं है। तो वो जैसे कबीर की बेटी का शेर है शायद ये, रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। यानी शी इज मिसिंग, कि मतलब मैंने लड़ाई नहीं करी, मैंने कुछ उसको कुछ कहा नहीं, पर किस बात पे वो नाराज हो गया और वो गायब हो, तो इट इज मिसिंग दैट। सो इट इज लाइक राजेंद्र मिसिंग हिज ऑन परफेक्शन इज मिसिंग बिलवेड। तो वो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है जिसको आप मिस कर रहे हो, वो कनेक्शन मिस हो रहा है तुमसे जो तुम्हें परफेक्शन दे रहा था। सो स्पिरिचुअल लव इज एक्चुअली समथिंग दैट यू वांट टू अचीव। इट इज नेवर कंप्लीट, इट्स ऑलवेज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। करेक्ट। सो लाइक रूमी सेज कि you in this love story the lovers don't finally meet in the end and live happily thereafter. They are with each other all along. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो लव स्टोरी नहीं है जिसमें कि आगे जाके प्रेमी मिलते हैं और फिर साथ में रहते हैं। इधर वो साथ साथ ही चलते हैं। आध्यात्मिक लव स्टोरी ये है कि ये दोनों यानी आपके अंदर ही है वो, जिसको आपको ढूंढना है और उसके साथ ही आपको चलना है। उसका मिस होना, उसका फ्लक्चुएट होना, उस परफेक्शन का, वो मिस करता है आदमी। दैट इज द पेन ही कांट स्टैंड। ये ऐसा हुआ जैसे कि आपका स्मार्टफोन अपनी स्मार्टनेस भूल जाए और 20 नंबर से इसके गायब हो जाए। अब वो कहाँ से ढूंढेगा? या उसके 3 ऐप चलना बंद हो जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा। या वो बटन फ़ोन जैसा हो जाए कि खाली कॉल कर सकता है, वो वीडियोज़ हो, बाकी चीज़ सब मिस करेगा वो। इट इज़ मिसिंग दैट। अब उसको ईगो पेन कहती है, मैं तो उसको जर्नी का पार्ट कहता हूँ। कौन सी लेडी है जो बिना लेबर पेन के माँ बन रही हो? अब कह दो कि यार ये तो माँ बनने का तो पेनफुल पार्ट है। ये है भाई, इट इज़ पार्ट ऑफ प्रोसेस। हर बीज को जो ज़मीन में डाला गया फटना है, यार फटना बड़ा पेनफुल है, ऑफ कोर्स है, तभी तो ट्री बनेगा वो। सो इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस विच ईगो कॉल्स कि ओ ग्रेट पेन, तो बहुत दर्द। हाँ, दर्द तो ईगो को हो रहा है, वो तो होना ही होना है। तो सफरिंग इज नेसेसरी, इनबिल्ट है। इनबिल्ट है। मुझे बताइए ना, अगर ये बिल्डिंग सफर नहीं करेगी तो इस पर और अच्छा महल कैसे बनेगा? तो टूटना अगर सफरिंग है तो टूटेगी पक्का, तभी तो नई बिल्डिंग बनेगी, बड़ा महल बनेगा। और
अब बोलो नहीं नहीं ये तो भाई क्या जुग्गी तोड़ना पार्ट ऑफ इट है, ऑफ कोर्स इट इज। निखरना है तो बिखरना पड़ेगा, राइट। रूमी सेज कि अगर मैं कहूं तुम्हें कि तुम्हारी जुग्गी के नीचे हटमेंट जिसमें तुम रह रहे हो बहुत बड़ा खजाना है और उससे तुम एक महल बना सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें इस हटमेंट को तोड़ना होगा और तुम वो तोड़ोगे नहीं क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत है। अब वो हटमेंट है आपका ईगो, जब तक उसको ब्रेक नहीं करोगे जो अंडा फूटेगा नहीं, उसमें से चूजा निकल के चिड़िया कैसे बनेगा। तो ये सब रप्चर जो है ये पेनफुल पार्ट है। कोकून को फोड़ता है ना वो, तब बटरफ्लाई निकलती है ना। अब कह दो ये रप्चर तो भाई बड़ा पेनफुल है, ऑफ कोर्स इट इज पार्ट ऑफ इट। जो वो पेन नहीं ले पाता है, आप देखिए क्या होता है उस कोकून में प्यूपा का, करेक्ट, यू नो। या थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और सर को तो मैं पर्सनली बहुत लाभ उठा रहा हूँ इनके नॉलेज का, इनके ज्ञान का कई सालों से। तो इनके 2 किताबें भी है जो मैंने पर्सनली पढ़ा भी है। पहला किताब है एस फॉर सूफी, सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, दैट इज़ गॉड इज़ योर फ्री वाईफाई कनेक्शन। हमने अपने घर में एयरटेल जियो लगा रखा है ये हमारी समस्या है। तो और भी एक अपकमिंग बुक है, क्या नाम है सर इस किताब का? इट विल बी अराउंड मॉडर्न मिस्टिक्स, हाउ यू कैन प्रैक्टिस मिस्टिसिज्म इन दिस टाइम एंड एज। तो उसमें कंटेम्प्रेरी सीकर के लिए बहुत सारे हिंट्स मैंने रखे हैं। स्ट्रेस, डिजिटल डिटॉक्स जैसे टॉपिक्स को टच किया है मैंने, जो कि आमतौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यस, इट इज़ अ कंटेम्प्रेरी बुक। ओके, अगर आज की आपको पॉडकास्ट लगता है कि आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है और आपको थोड़ा सा कोई हिंट मिला, कुछ क्लिक मिला एंड आप फर्दर अपनी जर्नी को आप आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं या सर्च कर रहे हैं कुछ, तो सर के बहुत सारा ऑनलाइन या सोशल मीडिया या प्रेजेंस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारा रिट्रीट होते हैं या कोर्सेज होते हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मे बी आपको हेल्प मिले वहाँ से। सर कोई लास्ट मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हैं? Yes, my banner is called The Self Seekers. You can reach out to me. और मेरा essentially मैं एक्टिव हूँ थोड़ा सिर्फ इंस्टाग्राम पे these days, but I am creating some content apart from writing that book. So you can reach out to me and happy seeking. And thank you, Rajinder, for having me on your show. And I hope that your audience will benefit from it. And my blessings and love to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for having here and available. Thank you so much.